प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 6 केंद्र सरकार। विद्यार्थियों, आज अपन जानेंगे केंद्र सरकार के बारे में। जब बात आती है केंद्र सरकार की तो सबसे पहले जानते हैं सरकार का अर्थ और परिभाषा। अर्थात राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक भावनाओं के आधार पर राज्य का गठन किया गया है जो कि एक अमूर्त है और अदृश्य दिखाई नहीं देती है। ऐसी संस्था का नाम राज्य है। इसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार का गठन किया जाता है। अर्थात इस अमूर्त अदृश्य को दृश्य रूप में लाने के लिए जिससे एजेंसी या जिस अभिकरण का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं सरकार। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और क्रियान्वित किया जाता है। अर्थात सरकार राज्य की जो इच्छा है उसका निर्धारण करती है, उसको अभिव्यक्त करती है और वास्तविकता में क्रियान्वित भी करती है। सरकार ही राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से अपन कहें कि एक मानव शरीर में यदि प्राण नहीं हो, आत्मा नहीं हो, तो उस मानव शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक राज्य के लिए मुख्य रूप से 4 अंगों की व्यवस्था की गई है। 4 तत्व निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथी है संप्रभुता। यदि तीनों चीज़ें हों और सरकार नहीं हो तो कोई अर्थ नहीं निकलता। राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाली जनसंख्या की सेवा करने के लिए कानूनों का निर्माण सरकार द्वारा ही किया जाता है। अर्थात जो भी नागरिक राज्य के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं उनके आवश्यकता पूर्ति के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए कानूनों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। कानूनों का निष्पादन करना, उनका उचित रूप से पालन करवाना और पालन न करने वालों को दंडित करना सरकार के कार्य हैं। अर्थात सरकार के कार्यों की बात करें तो कानून बनाना, उनको व्यवहारिकता में लागू करवाना और यदि कोई उल्लंघन करता है तो इस उल्लंघन करने वालों को दंडित करना सरकार का कार्य है। अब देखते हैं सरकार को गार्डनर महोदय ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। सरकार वह अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, साथ ही हितों को भी पूर्ण किया जाता है। अर्थात गार्डनर महोदय ने सरकार को एक ऐसी एजेंसी, एक अभिकरण का रूप दिया है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, साथ ही जो जनता के हित हैं उनको भी पूरा किया जाता है। अर्थात उनकी आवश्यकता पूर्ति का माध्यम सरकार मानी गई है। अब देखते हैं सरकार का विभाजन। तो मुख्य रूप से विद्यार्थियों सरकार के 3 भाग किए गए हैं। अर्थात सरकार के मुख्य 3 अंग बनाए गए हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। देखते हैं तीनों अंगों को विस्तार रूप में। सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका। सरकार का प्रथम अंग व्यवस्थापिका कहलाती है। भारतीय राजनीति विज्ञान की भाषा में व्यवस्थापिका का गठन 2 रूपों में किया जाता है। पहला है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। अर्थात जो संघीय व्यवस्थापिका है वो संविधान द्वारा संसद के नाम से जानी जाती है। अर्थात पूरे राज्यों को मिलाकर के एक जो संघ बनाया गया है। अपन बात करें भारत की तो भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक संघ का रूप दिया गया।
तो जो संघ सरकार की जो व्यवस्थापिका है वो संसद के नाम से जानी जाती है। दूसरी व्यवस्थापिका है राज्य की व्यवस्थापिका। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा संघीय भारत में एक संसद की स्थापना की गई है, जिसके 3 अंग बनाए गए हैं। यह अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। तीनों अंगों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। अब देखते हैं लोकसभा का गठन। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, जिसको अन्य नामों से जाना जाता है निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से। अब देखते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में। भारतीय मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो रखी गई थी वो थी 500, जो कि वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर इसको विभिन्न राज्यों में बढ़ा करके 552 कर दी गई। अर्थात लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 552 हो सकती है। ये 552 हैं, उनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। साथ में 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे निर्वाचित किए जाएंगे। कितने सदस्य? 20। और जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यह जो 2 सदस्य हैं वो होंगे आपके आंग्ल इंडो समुदाय के, अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत करेगा। अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अर्थात लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार। अर्थात जो भारतीय संविधान ने मताधिकार की आयु जो निर्धारित की है वो 18 वर्ष है, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। भारत में वर्तमान में मत देने की आयु 18 वर्ष है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एकल सदस्यीय व्यवस्था रखी गई है। अर्थात लोकसभा के जो जितने भी सदस्य हैं वहां से केवल एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। कौन से सदस्यों को आप लोकसभा के लिए निर्वाचित कर सकते हो? तो सबसे पहली योग्यता रखी गई है कि वह भारत का नागरिक हो। अर्थात भारत राष्ट्र के, देश के किसी भी क्षेत्र से वह व्यक्ति हो सकता है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अर्थात 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में कोई भी राजकीय सेवा में नियुक्त नहीं होना चाहिए। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल, कोड़ी, निष्कासित या दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो ऐसे व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचन की योग्यता हासिल करते हैं और ये व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखते हैं लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। तो लोकसभा का कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्ष रखा गया है। यदि प्रधानमंत्री परामर्श दे राष्ट्रपति को तो लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, अन्यथा 5 वर्ष तक लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और अब तक भारत में जो लोकसभा है वो 9 बार, कितने? 9 बार
लोकसभा को समय से पूर्व, अर्थात निर्धारित समय क्या है 5 वर्ष, इससे पूर्व भंग किया जा चुका है। अब देखते हैं लोकसभा के अधिवेशन के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और इनका जो सत्रावसान किया जाता है, अर्थात जो अधिवेशन है इनको स्थगित करने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा की जो बैठकें होती है उनमें कम से कम 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात अधिकतम वो 6 माह तक एक बैठक से दूसरी बैठक तक का समय लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ष में एक जो वित्त वर्ष है उसमें कम से कम 2 बैठकों का आयोजन होना अति आवश्यक है, और ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में। अतः वर्ष में 2 बार लोकसभा की बैठकें आयोजित की जाती हैं। अब है लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 93 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से समय से पूर्व भी हटाया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी होगा। तो 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन यह है कि जो तत्कालीन सदस्य हैं, अर्थात उस समय जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं, वो बहुमत के आधार पर इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। कौन से का? उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। यह प्रावधान किया गया संविधान में कि जो ऐसा प्रस्ताव लाया जाए उससे कम से कम 14 दिन पूर्व प्रस्ताव को संबंधित व्यक्ति तक भेजा गया हो। 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी अति आवश्यक है। संविधान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं, अर्थात समय समय पर जो वेतन और भत्ते जारी किए जाते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी मिलते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का केंद्र सरकार के बारे में अपना बिंदु। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जिसने अब तक लाल बटन को नहीं दबाया है वो तुरंत दबाएं और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, जिससे कि आप लाभ उठा सकें। प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन देखेंगे अगले वीडियो में राज्यसभा के बारे में। धन्यवाद।